Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, अंत्योदय एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर्स सीरीज है जिसमें कि हम 2 से 8 नवंबर तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक भी करना और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर भी करना। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ सीरीज है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, जिसमें कि डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज जो कि 2019 की है, उसमें 40 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज 1.0 जो हुई थी उसकी पीडीएफ 149 रुपीज़ में आपके लिए उपलब्ध है और डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज 2.0 की पीडीएफ बहुत जल्द आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही कुछ और टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि मेंस 19 की टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको 35 टेस्टेस भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही मॉडल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही हिस्ट्री के 1000 प्लस जो 3 मार्कर क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ भी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही डेली मेंस 19 प्रैक्टिस सीरीज भी हमारे द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसमें कि आपको कुल 53 टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और इसमें जो है कुछ ऑफर चल रहा है जो कि दिवाली तक वैध है। अगर आप दिवाली के बाद इसको परचेस करेंगे तो यह आपको 2000 रुपये में पड़ेगा और अगर दिवाली से पहले आपको इसको परचेस करना चाहते हैं तो आपको 1499 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। इस टेस्ट सीरीज में जो है आपकी नियमित कॉपी चेकिंग होगी और आपको बताया जाएगा कि जो उत्तर लेखन की जो कला है उसमें किस प्रकार सुधार किया जाए, जो कि आपकी मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इस टेस्ट सीरीज को भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं या पिछली जो टेस्ट सीरीज आपको बताई है उसमें से कुछ भी आपको परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया, आज के इस सेशन में 2 से 8 नवंबर तक का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पीएम स्वनिधि योजना, जिसे कि स्ट्रीट वेंडर्स योजना के नाम से भी जाना जाता है, कि क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो हाल ही में जो एक रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया था कि पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स योजना है, उसके क्रियान्वयन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में जो है पहला स्थान है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पहला स्थान। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है, यानी कि पहले स्थान पर है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ ही पीएम स्वनिधि पोर्टल पर प्रदेश के 3.28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 2 लाख बैंकों द्वारा स्वीकृत कर दिए गए तथा 1.37 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण की राशि का वितरण भी किया जा चुका है। तो यह जो योजना थी इसके तहत जो मध्य प्रदेश में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके द्वारा कितने लोगों के द्वारा जो है आवेदन किया गया था, तो 3.28 लाख के द्वारा आवेदन किया गया था और कितने की जो राशि है बैंक द्वारा स्वीकृत की गई तो 2 लाख लोगों, यानी कि 3.28 लाख लोग जिन्होंने आवेदन किया था उसमें से 2 लाख जो लोग थे उनकी जो राशि है बैंक द्वारा स्वीकृत कर ली गई है और कितनों को जो है यह राशि उनके बैंकों में पहुंचा दी गई है, तो उनकी संख्या है 1.37 लाख। तो ये इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। साथ ही यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना या स्ट्रीट वेंडर्स योजना की बात आई है तो उससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। यह जो योजना है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः रोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना आरंभ की गई थी। तो यह किसकी योजना है, तो केंद्र सरकार की योजना है और स्वाभाविक है कि केंद्र की योजना है तो केंद्र द्वारा ही इसको जो है संचालित किया जाएगा या इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही या लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो इस योजना के तहत जो लाभार्थी है उनको 1 वर्ष में कितना और ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा, तो 10,000 रुपए का जो लोन है इस योजना के तहत उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही समय से भुगतान करने पर अगले वर्ष हितग्राही 20,000 रुपए तक की सीमा की कार्यशील पूंजी के लिए पात्र होगा। तो जो ऋण उनको उपलब्ध कराया गया है अगर उसका सही समय पर भुगतान उनके द्वारा कर दिया जाता है तो अगले साल जो उनके ऋण की सीमा है वह 10,000 से बढ़कर 20,000 रुपए हो जाएगी। साथ ही अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर 1,200 रुपए
तक के विशेष अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। अगर ये 10,000 रुपये की राशि आपके द्वारा लोन से ली गई है और अगर इसका आप वापस जो भुगतान करते हैं वह डिजिटल माध्यम से करते हैं तो उसमें आपको 1,200 रुपये की अन्य छूट प्रदान की जाएगी। इस प्रकार का जो कदम है वह जो डिजिटल भारत है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया है। इस कार्यशील पूंजी पर भारत सरकार के द्वारा 7% ब्याज के अनुदान का प्रावधान है। शेष ब्याज अनुदान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसी तर्ज पर ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना भी प्रारंभ की गई है। तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वह किसके तर्ज पर आरंभ की गई है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना आरंभ की गई है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की है। तो मध्य प्रदेश के जो 4 प्रमुख महानगर है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इनकी जो वायु गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किए गए हैं। तो हमें यहाँ उसकी राशि बतानी है। तो इसके जो सही जवाब है वह है 149.5 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किए गए हैं। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। राजधानी समेत यानी भोपाल समेत प्रदेश के 4 महानगरों इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को 149.5 करोड़ रुपए राशि मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह राशि मंजूर की है। तो इतने रुपए की राशि के लिए किसके द्वारा सिफारिश की गई थी? तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की गई थी। 15वां वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है उसके वर्तमान में अध्यक्ष NK सिंह है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। साथ ही ये जो 149.5 करोड़ रुपए जो कि मध्य प्रदेश को आवंटित किए गए हैं इसमें भोपाल के लिए 44 करोड़ रुपए, इंदौर के लिए 50.5 करोड़ रुपए, ग्वालियर के लिए 25.5 करोड़ और साथ ही जबलपुर के लिए 29.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देश भर में 15 राज्यों के 42 शहरों में वायु प्रदूषण घटाने के लिए केंद्र सरकार ने कुल 2200 करोड़ रुपए जारी किए गए। तो जिस प्रकार मध्य प्रदेश में चार जो शहर है उनका चयन हुआ है इसके तहत, तो जो पूरे देश में है इसके तहत 42 शहरों का चयन हुआ है। और ये 42 शहर कितने राज्यों में से है? तो 15 राज्यों में से है। यह जो राशि इनको प्रदान की जा रही है स्थानीय निकायों को वायु प्रदूषण घटाने से जुड़े कामों के लिए मिलेगी। इन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है इसलिए इन्हें चुना गया है। और जो मध्य प्रदेश के 4 शहर है उसमें प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण धूल के बारीक कण यानी कि PM पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं 2.5 और जो PM10 है वह इस यहाँ पर जो प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो PM2.5 और PM10 यह प्रमुख कारण प्रदूषण का मध्य प्रदेश में है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। साथ ही अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट कितनी है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 94%। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी की गई थी जिसमें कि यह बताया गया था कि जो और कोरोना की रिकवरी रेट है मध्य प्रदेश में वो 94% हो गई है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। मध्य प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 94% हो गई है। वहीं एक्टिव प्रकरणों की संख्या निरंतर घट रही है यानी कि जो पॉजिटिव या जो एक्टिव थे उनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,756 रह गई है। तो यह हमारे लिए अच्छी खबर है कि जो रिकवरी रेट है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिर भी जो महामारी है अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमें जो है थोड़ा संभल के और सावधानी के साथ जो अपने कार्य है उनको पूर्ण करना चाहिए। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करके जो कोरोना महामारी है उसको जड़ से हम खत्म कर सकते हैं। साथ ही इससे जुड़ी कुछ और जानकारी, तो जैसा कि जो कोरोना है उसको महामारी किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जो है महामारी घोषित किया गया था। तो इसकी जो डेट है कि इसको कब घोषित किया गया था? तो 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना को महामारी घोषित किया गया था। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना
1948 में हुई थी। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में हुई थी। वर्तमान में इसके देशों की जो संख्या है वह 194 यानी कि 194 है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। साथ ही कुछ एक और फैक्ट है इससे जुड़ा कि स्वास्थ्य मंत्री जो कि भारत के हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन सिंह, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है। तो जो कार्यकारी बोर्ड है WHO का, उसके वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाए तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 70.27 जो प्रतिशत है। हाल ही में जो मध्य प्रदेश के विधानसभा में उपचुनाव संपन्न हुए उसमें इतना प्रतिशत मतदान हुआ है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 में मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में 27.27% मतदान हुआ। तो यह जो आंकड़ा है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और कितने जिलों में जो है मतदान हुआ था? तो 19 जिलों में। और कितने विधानसभा क्षेत्रों में या सीटों पर हुआ था? तो उनकी संख्या 28 है। इसमें जो 27.27% हुआ, इसमें पुरुष मतदाताओं का जो प्रतिशत है वह है 73.18। वहीं बात करें महिला मतदाताओं की तो उनके द्वारा जो मतदान किया गया उसका प्रतिशत 66.98 है। तो ये इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश उप निर्वाचन की बात आई तो मध्य प्रदेश विधानसभा जो है उससे जुड़ी कुछ तथ्यात्मक जानकारी देख लेते हैं। तो बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल की तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जिनके पास मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार है। मध्य प्रदेश के साथ साथ यह उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल है। साथ ही बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो आप सभी जानते हैं शिवराज सिंह चौहान है। जिलों की संख्या 52 है। राजधानी भोपाल है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या विधानसभा सीटों की बात करें तो उनकी संख्या 230 है, जिसमें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की संख्या 47 है। अनुसूचित जाति की संख्या 35 है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या लोकसभा सीटों की बात करें तो उनकी संख्या 29 है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो उनकी संख्या 11 है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो रामेश्वर शर्मा है, जो कि अस्थायी अध्यक्ष है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज से पूर्व विधायक गोवर्धन उपाध्याय का निधन हो गया। उनका संबंध किस दल से था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन यह जो क्वेश्चन है घुमा के भी आ सकते हैं कि पूर्व के हाल में गोवर्धन उपाध्याय का निधन हो गया। तो निम्नलिखित में से वह क्या थे? साहित्यकार या नेता, राजनेता या लेखक, या इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और इस प्रकार से भी जो है क्वेश्चन है आ सकता है, या जो हमने बनाया क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं कि इनका जो संबंध है किससे था? तो इनका संबंध राजनीति से था। और किस दल से इनका संबंध था? इनका संबंध कांग्रेस से था। साथ ही कांग्रेस की बात आई है तो भारतीय इनसे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज से पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता गोवर्धन उपाध्याय का निधन हो गया। तो विदिशा जिले के सिरोंज से, सिरोंज वही है जबकि सिरोंज वही जगह है जब 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। तो यह जो थी राजस्थान की तहसील थी, जिसको कि मध्य प्रदेश की विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया था। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। वह सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। 1977 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद 1985 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम गर्ग को हराकर पहली बार विधायक बने थे। तो हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है कि उनका संबंध किससे था? तो वह एक राजनेता थे। साथ ही जो है किस पार्टी से संबंध था? तो कांग्रेस पार्टी से था। और किस जिले या किस विधानसभा क्षेत्र से वो पूर्व विधायक रहे थे? तो वह सिरोंज या लटेरी, जो सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र है वहां से वह विधायक रहे थे। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस की बात आई है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य आपको बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसका जो पहला अधिवेशन है वर्तमान मुंबई में, और तब उसको मुंबई के नाम से जाना जाता था, तो वहां पर हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, या जो प्रथम अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था, उसके
प्रथम अध्यक्ष या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले गैर भारतीय या पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था जॉर्ज यूल, जो कि 1888 में जो इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इनको अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम था एनी बेसेंट, जिन्हें कि 1917 में चुना गया था। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। साथ ही बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष उनका नाम क्या है, तो सरोजिनी नायडू, जिन्हें कि 1925 का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होना कि जो पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो उनका नाम था एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला की बात करें तो उनमें आ जाएगा सरोजिनी नायडू। साथ ही बात करें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था बद्रुद्दीन तैयब जी। वह इसके जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1924 का जो अधिवेशन हुआ था जो कि कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, यह पहला और आखिरी ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी को अध्यक्ष रूप में चुना गया था। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटखोरी को किस अपराध की श्रेणी में रखने की घोषणा की गई है, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में जो मिलावटखोरी होती है उसको रखने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मिलावटखोरी क्या होती है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं या आपने कई जगह देखा होगा कि कुछ सामान होता है, मान लीजिए मिठाई है तो उसमें जो है कुछ तो ओरिजिनल जो मावा होता है वही मिलाते हैं, बाकी दूसरा जो शक्कर वगैरह या और कुछ जो खाद्य पदार्थ आता है उसके उसमें मिलावट कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है उसको मिलावटखोरी कहा जाता है। तो जो मिलावटखोरी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि इस प्रकार का कार्य अगर किसी के द्वारा किया जाएगा तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। देख लेते हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। तो ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है वह संज्ञेय अपराध कहलाता है। यानी कि ऐसा अपराध जिसमें कि पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होती, बिना वारंट के जाकर वह किसी भी को भी उठा सकती है। तो वह ऐसा कार्य उसके द्वारा किया जाता है तो वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही यह जो न्यूज थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर प्रकार की मिलावटी सामग्री के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। तो एक तो यह उनके द्वारा जो है निर्णय लिया गया है कि जो मिलावटखोरी है उसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रख दिया गया। एक और बात जो उनके द्वारा की गई है कि जो मिलावटखोरी है उसको रोकने के लिए या जो उसका निर्माण होता है वो उसका विक्रय होता है उसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश में सघन अभियान भी चलाया जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और हमारा तैयार होता है कि सघन अभियान जो है उसका संबंध किससे है, तो उसका जो संबंध है मिलावटखोरी को कम करने से या उसको पूर्णतः खत्म करने से है, जिससे जनता को उपयोग के लिए शुद्ध सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। मिलावटखोरों के मन में क्षोभ और वे और मिलावट न करें इसके लिए प्रदेश में मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा तथा जो कानून है उसमें आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा। तो जो कानून है उसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी किया जा सकता है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो साथ ही यह जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। कुछ आपके लिए एक वीडियो है वह इसके बाद आपके लिए चलाया जाएगा, तो उसको भी लास्ट तक जरूर देखना। धन्यवाद। हम जान लेते हैं इंडियाज़ लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एमपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं अथवा फ्री लाइव टेस्ट भी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। सेकंड स्टेप, आपको अपनी ईमेल आईडी एवं फ़ोन नंबर के थ्रू वहां रजिस्टर कराना होगा और अपना गोल सिलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। सेकंड स्टेप, आप ऐप के लेफ्ट कॉर्नर में मीनू बटन पर जाकर स्पेशल कोर्सेज के थ्रू फ्री लाइव क्लासेस एवं फ्री लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लास जो रहेंगी उनमें आपको क्या मिलेगा वह हम देख ले रहे हैं। यह एक फ्री डेमो क्लास रहेंगी। सेकंड, यहाँ आपको टीचर से इंटरकनेक्ट होने का अवसर मिलेगा। टीचर से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, पोल अटेम्प्ट यहाँ आप कर सकते हैं और नोट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे। सेकंड थिंग, जो टेस्ट रहेंगे आपके यह ऑनलाइन फॉर्मेट में रहेंगे। आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट देंगे, आपको अपना स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा और साथ ही साथ स्टूडेंट के मध्य आपकी रैंक दिखाई जाएगी जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं और प्रत्येक टेस्ट का आपको वीडियो डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। इस फॉर्मेट में यह आपका लाइव क्लासेस चलेंगी जहां आप पोल अटेम्प्ट कर पाएंगे, नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे और इस तरह से आप टीचर से भी लाइव चैट कर पाएंगे। नेक्स्ट, जो टेस्ट रहेंगे आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में देना होंगे। यहाँ आपका प्रत्येक टेस्ट का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, रैंकिंग आपकी जारी की जाएगी, साथ ही साथ वीडियो के रूप में आपको
लाइव डिस्कशन भी उसका देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर किसी भी एमपी का जो कोई भी एग्जाम है, जैसे एमपीपीएससी हुआ, एमपीएसआई हुआ, व्यापम हुआ, या फिर जो कांस्टेबल भर्ती, जेल प्रहरी, सभी भर्तियों के लिए आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त एमपीपीएससी के लिए रात 8 बजे से डेली आप 20 क्वेश्चन का एक सेट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी चलता है। क्या अंतर फ्री क्लासेस और प्लस सब्सक्रिप्शन में रहता है वह हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ आपका लिमिटेड सिलेबस कवर होता है फ्री क्लासेस में, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है। ऑकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट अर्थात सीमित टेस्ट पेपर रहेंगे, जबकि यहाँ आपके अनलिमिटेड टेस्ट पेपर रहेंगे। ऑकेजनल पीडीएफ मिलेंगी अर्थात सीमित नोट्स मिल पाएंगे आपको, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन में संपूर्ण सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन रहेगा फ्री में, जबकि यहाँ आपका ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे। आपको साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के एक अनअकैडमी की वर्चस्व नाम से करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, जो कि अर्धवार्षिकी रहती है, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको एक प्रश्न बैंक भी यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगी। साथ ही साथ अनअकैडमी के कुछ जो बैच अक्टूबर माह में स्टार्ट हुए हैं वो आप देख सकते हैं, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ रहेंगे। यह बैचेस अक्टूबर माह में स्टार्ट हुए थे, इन्हें आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नवंबर में भी कुछ बैचेस शुरू हुए हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह बैचेस एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी व्यापम जो भी एग्जाम है एमपी के सभी के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। जो एडमिशन फ़ी है या प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आप एक बार देख सकते हैं। इसको आप 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 24 मंथ के लिए ले सकते हैं। जहां हम 24 मंथ की बात करें तो 12,800 रुपये इसका चार्ज है। यदि आप हमारे कोड से यहाँ इसे परचेस करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, अर्थात 12,800 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपको हमारे कोड से 11,520 रुपये के थ्रू मिल जाएगा, जो कि 24 माह के लिए वैलिड रहेगा। तो आज ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।